विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था डिजी भारतम नामक तृतीय पाठ, जिसमें हमने भारतीय तकनीक की जो परंपरा है, जो विकास क्रम है, उसका अध्ययन किया था, जिसमें हमने महत्वपूर्ण रूप से जाना कि आज वर्तमान इस युग में हमें जो मोबाइल फ़ोन है उसी के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से सब कुछ हम कार्य कर सकते हैं। जिसमें हमने ये भी पढ़ा कि जो कंप्यूटर है, ठीक है, उसकी जो महत्वपूर्णता है वह बढ़ गई है, अर्थात वह अनिवार्य हो गया है हमारे लिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये सब हमने अपने इस पाठ डिजी भारतम में पढ़ा, जिसके अंतर्गत जो है डिजिटल कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया नामक जो कार्यक्रम है उसकी हमने चर्चा की। तो आइए अब अभ्यास प्रश्न हम पढ़ते हैं। देखिए, हाँ विद्यार्थियों, यहाँ पर आप कॉपी पेन साथ लेकर बैठ ही गए होंगे, तो शुरुआत करते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है, ठीक है ना, एक पद में आपको लिखने हैं। देखिए यहाँ पर, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है? तो ऐसा तो है नहीं कि केवल भारत में है या कहीं और दूसरे देशों में, संपूर्ण विश्व में है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? संपूर्ण विश्व। ठीक है। अगला प्रश्न है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। ठीक है, किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित होती है? तो जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे मानव की आवश्यकता भी बदलती है। तो हमारा उत्तर होगा काल परिवर्तनेन, बदलते हुए समय के साथ। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए, आपणे वस्तूनां क्रय समय केषाम अनिवार्यता न भविष्यति। ठीक है, बाजार में जब हम वस्तुओं का जो क्रय करने जाएंगे उस समय किनकी अनिवार्यता नहीं होगी, क्योंकि हम तकनीक युग में जी रहे हैं और ऐसी स्थिति में हमारे पास में नकद रुपयों का होना, ठीक है ना, लाजमी नहीं है। अर्थात हम एक चल दूरभाष यंत्र के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो किसकी आवश्यकता नहीं होगी? रुपयों की। तो रुपये का नाम ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है? ठीक है, कागज जो बनाते हैं हम, ठीक है ना, उसमें वृक्षों का उपयोग होता है। तो कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किसके माध्यम से संपूर्ण होते हैं? संगणकेन, कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है ना, इसको देखिए विद्यार्थियों, संगणकेन मूल शब्द के साथ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और संगणक यंत्र यानी कि साधन के रूप में, अर्थात संगणक साधन के द्वारा, ठीक है ना, कंप्यूटर साधन के द्वारा, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों में से आप एक शब्द में उत्तर आप लिखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, अगला प्रश्न है अपना, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। जो अभी लिखे गए हैं नीचे प्रश्न, उनका उत्तर आपको कैसे देना है? पूर्ण वाक्येन, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो आइए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या का जो ग्रहण होता था वो किस प्रकार होता था? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्नवाचक पद है वो है कथम, यानी किस प्रकार। ठीक है, तो इसका हम उत्तर देंगे श्रुति परंपराया, श्रुति परंपरा से। इतना हमने उत्तर दे दिया एक पद में, लेकिन पूछा पूरे वाक्य में, तो पूरे वाक्य में इस प्रकार हो जाएगा, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। अगला है, वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति। वृक्षों के काटे जाने में कमी किस प्रकार आएगी? किस प्रकार आएगी? कथम यानी किस प्रकार। ठीक है ना, तो हम किसका उपयोग अधिक से अधिक करेंगे? कंप्यूटर का। तो क्या लिखेंगे? संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तनं न्यूनतां यास्यति। वृक्षों के काटे जाने में कमी आएगी कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करने से। ठीक है विद्यार्थियों, ये अपने हो गए प्रश्न। आगे देखिए, इसी प्रकार अगला है, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध्ययनानुभूयते। चिकित्सालय में आज किसकी अधिकता जो है, ठीक है, या अनिवार्यता जो है, नानुभूयते, ठीक है ना, अनुभूत नहीं होती। चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अध्ययनानुभूयते। चिकित्सालय में जो नकद रुपए हैं उनकी आवश्यकता आज अनुभूत नहीं होती, क्योंकि हम क्या करते हैं विद्यार्थियों? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। अगला प्रश्न है,
वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो कस्याम दिशि, किस दिशा में, तो वयम डिजि भारतम इति दिशि अग्रे सरामः, डिजि भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए विद्यार्थियों, वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति, पॉकेट में किसकी आवश्यकता नहीं होगी, किसकी नहीं होगी, जब हमारे पास एक ही यंत्र होगा जिसके माध्यम से हम सारे काम कर लेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लेंगे ना, तो किसके माध्यम से, रुपये का, यहाँ पर देखिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी, रुपये का नाम। ठीक है ना, तो वस्त्र पुटके रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्र पुटके अर्थात पॉकेट में पैसे की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पूर्ण वाक्य में उत्तर थे। विद्यार्थियों आपको भी इसी प्रकार लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है, रेखांकित पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न निर्माण करना है। जैसे कि भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्रों के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। ठीक है, किन पर, भोजपत्रों पर, क्या, लेखन, लेखन कार्य, तो हम क्या के लिए किम का, किम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हमारा उत्तर किस प्रकार हो जाएगा, भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, जो कि हम प्रश्न के रूप में इस प्रकार बनाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता यह अनुभूति न भविष्यति। ठीक है, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए किसकी, कागज की, तो यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग किया गया है, अर्थात काके की रारेरी, इस संबंध को बताने के लिए षष्ठी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ नपुंसक लिंग में जो है कस्य बन जाएगा, षष्ठी का एक वचन, कर्गदम जो होता है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो यहाँ कस्य का हमने प्रयोग किया, तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा, लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, अगला प्रश्न है अपना, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत, विश्राम गृहों में कक्ष सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ, विश्राम गृहों में, ठीक है ना, जो धर्मशाला गेस्ट हाउस इत्यादि होती हैं वहाँ पर। तो यहाँ स्थान पूछा है, और स्थान के लिए यहाँ पर एक अपने पास में पद है प्रश्नवाचक, वो है कुत्र। तो हम क्या लिखेंगे, कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न बन गया। फिर आगे है, सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सभी जो अपने टिकट्स होते हैं वे चल दूरभाष यंत्र पर, मोबाइल पर सुरक्षित होते हैं। तो यहाँ पर भी स्थानवाची है, कहाँ पर, तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, कुत्र। तो हमारा प्रश्न बनेगा, सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र कहाँ सुरक्षित होते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रश्न बन गया। अगला है, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम सभी उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। ठीक है, किस लिए जाते हैं, उपचार के लिए, और किस लिए, इस अर्थ को देने के लिए हमारे पास में किमर्थम एक जो है पद है, वो हम यहाँ लिखेंगे, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, और हमारा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, ये हो गया प्रश्न निर्माण। आगे चलते हैं, आगे देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुता, उदाहरण के अनुसार, ठीक है ना, विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। अब विद्यार्थी यहाँ पर आपको समझना है कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है। ठीक है, विशेषण वह वे शब्द होते हैं जो किसी ना किसी शब्द की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, खासियत बताते हैं। ठीक है ना, कि मान लीजिए कौवा है, यहाँ पर मैं लिखूं कृष्णः काला, अब काला कौन है, काकः। ठीक है ना, कौवा काला है। तो यहाँ पर एक मैंने जो दो पद लिखे हैं वो यहाँ पर इसलिए लिखे क्योंकि विशेषण यानी वे शब्द जो किसी ना किसी शब्द की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। तो यहाँ ये काका है, ठीक है ना, तो ये काका जो है इसकी विशेषता ये शब्द बता रहा है कि कौवा कैसा है, काला है। तो ये शब्द क्या हो गया, इसे हम कहेंगे विशेषण। क्या कहेंगे विद्यार्थियों, विशेषण कहेंगे। ठीक है, और विशेष्य वे होते हैं जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर कव्य की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया अपने पास में, विशेष्य। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है ना। वापस से सुनिए कि वे शब्द जो किसी ना किसी शब्द की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं,
और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। जैसे कि कृष्णः काकः, अब यहाँ काकः जो है वो विशेष्य है क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है, और कौवा कैसा है, काला है, तो यहाँ पर ये जो कृष्णा है ये विशेषण शब्द है। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो विशेषण और विशेष्य होते हैं उनमें हमेशा समानता होनी चाहिए। समानता किसको लेकर के होनी चाहिए, विभक्ति को लेकर के होनी चाहिए, ठीक है ना, वचन को लेकर के होनी चाहिए, ठीक है, पुरुष या वचन पुरुष जो है उसको लेकर होनी चाहिए या फिर लिंग को लेकर के होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको विभक्ति वचन लिंग जो ये है इनकी समानता को लेकर के आपके यहाँ मतलब दोनों में एक जैसा जो है वो सामंजस्य नजर आना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कृष्णः, ठीक है, कृष्ण में अपने पास में प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है और ये पुल्लिंग का है, ठीक है। उसी प्रकार अपने यहाँ पर भी ये जो काकः वो सेम ऐसा ही है, प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में, तो ये समानता होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए अपने पास में ये सारे जो पद हैं इनको भी मिला लेते हैं। मौखिकम, ये नपुंसक लिंग एक वचन में है और यहाँ नपुंसक लिंग एक वचन में केवल एक पद है ज्ञानम, तो हम इसको इसके साथ मिला देंगे, ठीक है। आगे देखिए मनोगते, ठीक है, इसके हिसाब से इसमें पुरुष इसमें जो लिंग और वचन है उसके हिसाब से काले इसके साथ सही बैठता है, ठीक है। फिर है टंकितानी, यानी ये नपुंसक लिंग का बहुवचन है और नपुंसक लिंग बहुवचन ये है, इसके साथ सही बैठ जाएगा। फिर आगे महान, ये पुल्लिंग एक वचन का है तो ये पुल्लिंग एक वचन इसके साथ। अब चूंकि यहाँ पुल्लिंग एक वचन ये भी है, लेकिन यहाँ पर विशेष बात है मुद्रा विहीनः विनिमय, विनिमय किसका होता है, मुद्राओं का होता है, ठीक है। तो महान तो होगा नहीं, इसलिए फिर ये इसके साथ, ठीक है। हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, मौखिकम ज्ञानम, मनोगते काले, टंकितानि कार्याणि, महान उपकारः, मुद्रा विहीनः विनिमय, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये अपना प्रश्न हो गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। यहाँ पर संधि करके हमको लिखना है, ये संधि विच्छेद है और यहाँ संधि पद हमको लिखना है। अब यहाँ पर देखिए पदस्य धन अस्य, ये दो पद हैं, तो पहले जैसा कि आपको पता है विद्यार्थियों कि पहले पद के अंतिम वर्ण में और जो उत्तर पद है उसके पहले वर्ण में, ठीक है, संधि हुआ करती है। अब यहाँ पर इसमें अ और इसमें अ, ठीक है ना, तो ये दोनों अ मिलकर के दीर्घ का निर्माण करेंगे, अर्थात आ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ संधि कौन सी हो गई, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहेंगे कि जहाँ पर दोनों पदों में समान स्वर वर्ण आए, और वो स्वर वर्ण समान जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, अ, आ, ई, उ, री और री, ये दोनों समान हो सकते हैं। तो जब ऐसा होगा तो दीर्घ आदेश हो जाएगा। अब आ आदेश हो गया दोनों के स्थान पे, तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर पदस्य इतना ही बचा और यहाँ पर स्य इतना ही बचा, और बीच में अपने पास में आ गया जो कि ये वाला है, तो हमारा क्या पद बन जाएगा, पदस्यास्य, ठीक है विद्यार्थियों। और संधि हमारी कौन सी हो गई, दीर्घ, ठीक है। इसी प्रकार अगला देखिए ताल पत्र धन ऊपरी, ठीक है, यहाँ पर अपने पास में अ है और यहाँ उ है। अब यहाँ पर देखिए दीर्घ संधि नहीं है, यहाँ है गुण संधि, ठीक है, गुण संधि है। गुण संधि कहती है कि अगर पहले पद में अ या आए और दूसरे पद में उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा दोनों के स्थान पे। तो यहाँ पर देखिए ताल पत्र, त्र जो है अपने पास में आधा है लेकिन ओ की मात्रा मिलाएंगे, ओ स्वर मिलाएंगे तो पत्रों, और इधर उ तो इसमें मिल ही चुका है, परी, ताल पत्रोपरी, इस प्रकार ताल पत्रोपरी हो जाएगा। यहाँ संधि है गुण संधि, ठीक है विद्यार्थियों। आगे है च धन अतिष्ठत। अब यहाँ पर जैसे हमने पदस्या से किया वैसे ही चातिष्ठत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी अ और यहाँ भी अ, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, चातिष्ठत, ठीक है। अगला है कर्गद धन उद्योगे, जैसा हमने तालपत्र धन ऊपरी किया वैसा का वैसा ही है, तो क्या हो जाएगा, कर्गदो उद्योगे, ठीक है।
कर्गदोद्योगे। अब आगे देखिए क्रय धन अर्थम, जिस प्रकार पदस्य धन अस्य किया, च धन अतिष्ठत किया, क्रय धन अर्थम करेंगे तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, क्रयार्थम। चूंकि यहाँ अ और अ मिलकर के क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे, दीर्घ संधि, अर्थात यहाँ तो कौन हो गई, दीर्घ संधि हो गई, यहाँ फिर से गुण संधि हो गई और यहाँ पर फिर से दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, आगे देखिए अगला इति धन अनयो। अब यहाँ पर देखिए अलग संधि है, यहाँ अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ ई है और यहाँ अ है। अब यहाँ ई जो है इसको आदेश अपने पास में क्या होगा ये हम समझ लेते हैं। चूंकि मैं बता दूं यहाँ पर यण संधि है और यण संधि कहती है कि पहले पद में आपके पास में ई, उ, री और री, इन चारों में से कोई एक वर्ण होना चाहिए और उत्तर पद में यानी कि इधर वाले में कोई स्वर होना चाहिए असमान। तो अगर ई होगा तो उसको हम आदेश करेंगे य। क्या आदेश करेंगे, य आदेश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ई है और ई को हमने क्या कर दिया, ये कर दिया और आगे जो भी है जैसा भी है वो वैसा का वैसा रहेगा। अब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, इत्यनयो। क्या बन गया विद्यार्थियों, इत्यनयो। तो यहाँ पर यण संधि हो गई। ठीक है, अगला है उपचार धन अर्थम। जैसा कि हमने पदस्य धन अस्य किया, च धन अतिष्ठत किया, क्रय धन अर्थम किया, उसी प्रकार उपचार धन अर्थम। तो उपचारार्थम क्या हो जाएगा, उपचारार्थम। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ संधि कौन सी हो गई, दीर्घ संधि हो गई। तो समझ में आ गया विद्यार्थियों। अब हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, पदस्य धन अस्य, पदस्यास्य, तालपत्र धन उपरि, तालपत्रोपरि, च धन अतिष्ठत, चातिष्ठत, कर्गद धन उद्योगे, कर्गदोद्योगे, क्रय धन अर्थम, क्रयार्थम, इति धन अनयो, इत्यनयो, उपचार धन अर्थम, उपचारार्थम। इस प्रकार हो गया। अब चूंकि यहाँ संधि का नाम नहीं पूछा तो हमने नहीं लिखा, ठीक है ना, लेकिन अगर जानकारी के लिए आपको ध्यान रखना है तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। एक लघु वाक्य निर्माण करना है, जैसे कि ये पद दिए हैं उदाहरण के अनुसार। उदाहरण देखिए, जिज्ञासा, मम मनसी वैज्ञानिकानां विषय जिज्ञासा अस्ति। तो यहाँ पर मेरे हृदय में मनोविज्ञान, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके विषय में जानने की इच्छा है। जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा। तो ऐसे वाक्य बनाने हैं। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, हो सकता है इसके अलावा भी आप वाक्य बना सकते हैं। इस जरूरी नहीं है कि यही वाक्य बनेंगे, ये मैंने उदाहरण दिए हैं जो आप लिख सकते हो। इसके अलावा भी आप वाक्य बना सकते हो जो कि सही होने चाहिए, अपने पास में ये शब्द आने चाहिए। ठीक है, आवश्यकता का देखते हैं। देखिए, अद्य संगणकस्य आवश्यकता अनिवार्य अस्ति। आज कंप्यूटर की आवश्यकता अनिवार्य है। ठीक है, सामग्री, मम पार्श्वे टंकिता सामग्री वर्तते। मेरे पास में टाइप की हुई सामग्री है। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा, अस्माभिः पर्यावरण सुरक्षा करणीया। हमारे द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। विश्राम गृहम, भक्तेभ्य विश्राम गृहम अस्ति। भक्तों के लिए विश्राम गृह है। ठीक है, इस प्रकार ये छोटे छोटे वाक्य मैंने बनाए हैं। आप भी ऐसे ही अन्य वाक्य बना सकते हैं या इन्हीं को लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अपने पास में, उदाहरणानुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए पदेषु, पदों में चतुर्थी प्रयुज्य, चतुर्थी का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, जैसे भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक के लिए धन दो। तो जैसे भिक्षुक जो है मूल शब्द है और यहाँ पर हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है, चतुर्थी का प्रयोग किया है। अब विद्यार्थियों आपको कुछ बातें जाननी है, वो ये है कि जो दा धातु है, ठीक है ना, दा धातु, इसके योग में चतुर्थी होती है। यानी कि चतुर्दा का मतलब है दान देना। क्या है, दान देना। अर्थात जिसको दान दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति को दान दिया जाता है, उस व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना, किस विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया। अब यहाँ पर देखिए अगला वाक्य हम देखते हैं, पुस्तकम देहि, पुस्तक दो। यहाँ फिर देने की बात आई है, तो यहाँ देने की बात आ गई, दा धातु आ गई, दान देना है तो चतुर्थी होगी। अब किस में होगी, छात्र में, छात्र शब्द है। ठीक है,
जैसे भिक्षुक का भिक्षुकाय बना तो छात्र का क्या बनेगा, छात्राय। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, छात्राय। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमारा वाक्य हो गया। अब आगे देखिए, अहम मैं वस्त्राणि ददामि, मैं वस्त्र देता हूँ। अब फिर देने की बात आ गई, किसको, निर्धन को। तो यहाँ पर देखिए चतुर्थी लगाएंगे, हम चतुर्थी लगाएंगे, एक वचन लगाएंगे, ठीक है ना। अब एक वचन क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक को ही दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ भिक्षुक की जैसे भिक्षुकाय, छात्र की जैसे छात्राय, तो निर्धन की जैसे ही निर्धनाय। ठीक है विद्यार्थियों, निर्धनाय। यहाँ विद्यार्थियों एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप एक वचन में लिख रहे हैं, तो यहाँ एक बात और ध्यान रखें कि आप अगर एक को दे रहे हो तो एक वचन का प्रयोग करें, दो को दे रहे हो तो द्विवचन का प्रयोग करें, और बहुतों को दे रहे हो तो बहुवचन का प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, पठनम रोचते। अब यहाँ कुछ अलग नियम है। अलग नियम क्या है कि जो रुच धातु होती है, जिसका रूप इस प्रकार चलता है, रोचते, रोचते, रोचनते, ये एक वचन में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी का प्रयोग होता है, यानी अच्छा लगना। ठीक है, किसी भी वस्तु का अच्छा लगना। अब यहाँ पर देखिए, जिस व्यक्ति को, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो अच्छा लग रहा है वो नहीं, जिसको अच्छा लग रहा है, किसी भी व्यक्ति को जो अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, तो उसमें तो प्रथमा, और जिसको अच्छा लग रहा है उसकी चतुर्थी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, पठनम रोचते, पढ़ना अच्छा लगता है, किसको अच्छा लगता है ये बात ध्यान रखनी है, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी, लता को अच्छा लगता है तो इसमें लता का चतुर्थी एक वचन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है रूप कैसे चलाएं, तो जैसे रमा का चलाते हैं, ठीक है, तो चतुर्थी एक वचन में बनता है रमायै, उसी प्रकार लतायै, लतायै पठनम रोचते। ठीक है, आगे देखिए, रमेशः अलम। अब यहाँ एक नियम और आ जाता है, अलम, अलम का मतलब यहाँ पर देखिए पर्याप्त अर्थ में है, पर्याप्त अर्थ में, ठीक है, अलम यानी पर्याप्त, तो चतुर्थी होती है, ठीक है। समाप्त अर्थ में तृतीया होती है, और पर्याप्त अर्थ में अलम जो है, पर्याप्त अर्थ में यदि आता है तो वहाँ चतुर्थी होती है। तो यहाँ देखिए, रमेश के लिए रमेशः, रमेश, सुरेश यानी सुरेश के लिए अलम यानी पर्याप्त है, रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। तो अब यहाँ जैसे ही हमने भिक्षुक, भिक्षुकाय, छात्र, छात्राय, निर्धन, निर्धनाय, वैसे ही सुरेश, सुरेशाय। तो यहाँ क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, सुरेशाय, रमेशा सुरेशाय अलम, रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है। ठीक है विद्यार्थियों, ये अलम का प्रयोग हो गया पर्याप्त अर्थ में चतुर्थी के साथ। आगे है नमः। अब यहाँ पर देखिए, नमः यानी नमस्कार, नमः यानी नमस्कार। तो नमस्कार के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यह अव्यय है। नमः और अलम ये क्या है, अव्यय है, तो इनके योग में अर्थात नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, और जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं उसमें चतुर्थी होती है। ठीक है, गुरु को कर रहे हैं गुरु में, अध्यापक को कर रहे हैं तो अध्यापक में, किसी शिक्षिका को कर रहे हैं तो शिक्षिका में हम क्या करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अध्यापक को हम नमस्कार कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे सुरेशाय बनाया वैसे अध्यापकाय, अध्यापकाय। ठीक है, बहुवचन करना है तो अध्यापकेभ्य। ठीक है, तो इस प्रकार हमने चतुर्थी का प्रयोग समझा। अब यहाँ पर मैं वापस रिकैप कर देता हूँ, दा धातु के योग में चतुर्थी होती है, रुच धातु जिसको अच्छा लगता है जिस व्यक्ति को, उसमें चतुर्थी होती है, अलम यानी पर्याप्त अर्थ में चतुर्थी होगी, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, छात्राय पुस्तकम देहि, अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, लतायै पठनम रोचते, रमेशः सुरेशाय अलम, अध्यापकाय नमः। ऐसा। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर पाठ तृतीय डिजी भारतम के। ठीक है विद्यार्थियों, आपने लिख लिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।